सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं और इस सेशन को ज्वाइन करें। ये सेशन जो है हिस्ट्री के कुछ एक महत्वपूर्ण जो ग्रेट पर्सनैलिटी हुए हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करवाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये 1/1 जो सेशन रहने वाला है, तो जो भी बच्चे इस सेशन को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। और इसके साथ ही जो ये सेशन है, ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें A to Z किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में, या हम ऐसे बोलें कि जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे भारत में, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लाला लाजपत राय। तो आइए चलते हैं लाला लाजपत राय के बारे में चर्चा करने का रुख करते हैं। तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ये अच्छे से आप लोगों को देखना है। फिर जब आप लाला लाजपत राय के बारे में चर्चा करेंगे तो कुछ एक चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से समझनी है। नंबर 1, लाला लाजपत राय गर्म दल के नेता है। गर्म दल के नेता है, गर्म दल के नेता है, गर्म दल के नेता है, अच्छे से समझना है। इनका जन्म जो है लुधियाना में हुआ। कहां पर हुआ है? लुधियाना में हुआ है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इनकी पढ़ाई जो है लाहौर से हुई है। कहां से हुई है? लाहौर से हुई है। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले ये जो चीजें लिखी है इसके बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। घबराना नहीं है, वीडियो को अंत तक देखना है। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। A to Z कोई भी चीज लाला लाजपत राय के बारे में नहीं छूटेगी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए देखिए, जो हम बातचीत करने वाले हैं, गर्म दल के नेता किसे कहेंगे। तो थोड़ा सा देखिए, जो इन बातों में विश्वास करते हैं, इनके बातों में जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, आखिरकार गर्म दल के नेता किन्हें कहेंगे, इन्हें क्यों गर्म दल के नेता कहते हैं। तो देखिए, नंबर 1, ऐसे नेता जो बहिष्कार में विश्वास करते हैं। इसमें विश्वास करते हैं, बहिष्कार में विश्वास करते हैं। ऐसे नेता जो बहिष्कार में विश्वास करते हैं। ऐसे नेता जो हिंसा में विश्वास करते हैं। ऐसे नेता जो क्रांति में विश्वास करते हैं। ऐसे नेता जो स्वदेशी पर बल देते हैं। और ऐसे नेता जो बलिदान और त्याग पर बल देते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बलिदान और त्याग, बलिदान व त्याग पर बल देते हैं, इनको हम गर्म दल के नेता कहते हैं। मिला जुलाकर अगर हम बातचीत करें तो जो गर्म दल के नेता है उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य यह है कि बहिष्कार करना। किसका बहिष्कार? अंग्रेजी शासन का। किसका बहिष्कार? ब्रिटिशर शासन का। किसका बहिष्कार? जो अत्याचार की नीतियां अपना के रखी है ब्रिटेन के लोगों ने, उसका अत्याचार करना। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अगर ब्रिटिशर हिंसा करे तो हम भी हिंसा करें। ये ऐसी फिलॉसफी में विश्वास करते हैं। इसके अलावा क्रांति, ये बात पर इस बात पर बल देते हैं कि अगर आजादी प्राप्त की जा सकती है तो आजादी प्राप्त करने का एक ही साधन है, वो क्रांति। क्रांति के माध्यम से हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं। क्रांति के साथ ही ये स्वदेशी पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि हमें अपने देश में बनी हुई चीजों पर बल देना है, और ये जो चीजें हैं, ये चीजें ही क्या करेगी, हमें आगे आने वाले समय में ब्रिटिशर की जो गलत पॉलिसियां हैं उसको रोकने में हेल्प करेगी। ये बलिदान व त्याग पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि अगर देश को आजाद करवाने के लिए बलिदान देना पड़े तो हमें हंसते हंसते उस बलिदान को स्वीकार कर लेना चाहिए। देश को आजाद करवाने के लिए त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए, इसके अलावा कोई भी टूल काम नहीं कर सकता। ये हुए गर्म दल के नेता। इन गर्म दल के नेता के ये टूल्स थे, और इन टूल्स का उद्देश्य क्या था? अगर हम मिला जुलाकर बातचीत करें तो इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जो था, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इनका उद्देश्य था भारत को आजाद करवाने के लिए, भारत को आजाद करवाना, भारत को आजाद करवाना। ये चीजें आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना है। ये चीजें आपको अच्छे से समझने का प्रयास करना। आखिरकार गर्म दल के नेता कौन कौन से हैं, उनका नाम भी यहां पर जान लीजिए। तो नाम जब आप जानेंगे तो आपको यहां पर शॉर्टकट एक तरीका अपनाना है। लाल, दूसरा बाल, तीसरा पाल, और चौथा अरविंदो घोष।
अरविंदो घोष। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, क्या है? लाला लाजपत राय, जो आपके सामने लिखा है। बाल का मतलब क्या है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल, बिपिन चंद्र पॉल या पॉल। अरविंदो घोष का मतलब अरविंदो घोष। ये जो नेता की बातचीत की, ये गर्म दल के नेता है, और इनमें से हमारे लाला लाजपत राय भी एक नेता है जो इस प्रवृत्ति के हैं, इस फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं, इस आइडियोलॉजी के साथ ये आगे जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको पहले याद रखनी है कि किस दल के नेता है? गर्म दल के नेता। गर्म दल के नेता कौन होते हैं? जो इस तरह की सोचते, मतलब इस तरह की थिंकिंग, इस तरह की आइडियोलॉजी, इस तरह की प्रिंसिपल, इस तरह के टूल्स का यूज भारत को आजाद करवाने के लिए करते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने है। आई थिंक आप अच्छे समझ गए। उद्देश्य क्या था? भारत को आजाद करवाना। इन्होंने जो भी काम किया भारत को आजाद करवाने के लिए किया। आइए देखते हैं जन्म कहां पर हुआ। लुधियाना में हुआ। काफी इंपॉर्टेंट सी जगह है, प्यारी सी जगह है, और इसको सतलुज नदी के आस पड़ोस में देखने को मिलेगा। सतलुज के आस पड़ोस में, सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी। और अगर हम बातचीत करें तो सतलुज जो है मानसरोवर लेक से निकलती है, और ये मानसरोवर वाला जो रीजन है ये तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत जो है सब टेरिटरी है किसकी? आप अगर चाइना को देखेंगे तो उसकी टेरिटरी है, जहां से हमारे हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा जी आए हैं। तो वहां उस वाले रीजन से ये सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज नदी जो है शिप्की पास को क्रॉस करते हुए और साथ में जास्कर माउंटेन रेंज को क्रॉस करते हुए किन्नौर में प्रवेश करती है, और बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से नहले पे दहला मारते हैं, नहला गांव है, वहां से ये पंजाब में प्रवेश करती है, और पंजाब के लुधियाना से बहती हुई आगे बढ़ती है, और बाद में ये इंडस जो रिवर है, या जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, उसकी क्या बनती है? ये ट्रिब्यूटरी बनती है। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? अच्छे से याद रखनी है कि सतलुज नदी जो है एक ऐसी नदी है जो लुधियाना के जो है उसके तट पर बसा हुआ है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। लुधियाना के से मुझे एक बात और याद आ रही है। अगर आप लुधियाना में गए हैं तो ये पंजाब का हिस्सा है। ये क्या है? पंजाब में पड़ता है। आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि ये किसका हिस्सा है? ये पंजाब का हिस्सा है। और पंजाब का हिस्सा होने के साथ साथ ही पंजाब और हरियाणा एक समय में दो स्टेट हुआ करते थे। 1966 के आस पड़ोस में ये अलग अलग स्टेट बने, और इनकी अभी भी कंबाइंड कैपिटल है चंडीगढ़ में। इसको अच्छे से समझिएगा। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात को ध्यान से देखिएगा। ध्यान से क्यों देखना है? लुधियाना किसके लिए फेमस है? नंबर 1, ये वूलन इंडस्ट्री के लिए काफी फेमस है। वूलन जो इंडस्ट्री है उसके लिए काफी फेमस है, वूलन इंडस्ट्री। एक बात। दूसरी बात, जो क्रिकेट का सामान मिलता है, जो क्रिकेट का सामान मिलता है वो यहां से मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कपड़े सस्ते मिलते हैं। मींस कपड़े की मार्केट, कपड़े जो है सस्ते मिलते हैं यहाँ पर। चाहे किसी भी टाइप के कपड़ों की बातचीत करें तो यहाँ पर वो आपको देखने को मिलते हैं। चाहे वूलन की बातचीत करें, चाहे सिंथेटिक की बातचीत करें, जिस टाइप के कपड़े हैं वो लुधियाना में देखने को मिलते हैं। ये तो होगी लुधियाना के बारे में बातचीत। आई थिंक आप अच्छे समझ गए हैं। अब लाहौर में क्या हुआ? इनकी पढ़ाई हुई है। लाहौर में तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो लाहौर है, ये लाहौर काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है। ये रावी नदी के आस पड़ोस में, रावी नदी के तट पर है ये। और ये रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से निकलती है। इस बात को बिल्कुल गौर से देखिएगा। ततांगरी और जो भांदर ग्लेशियर है, उन ग्लेशियरों से ये निकलती हुई आगे बढ़ती है। और चंबा एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जिस डिस्ट्रिक्ट से ये बहती है, और लगभग 158 किलोमीटर ये बहती है। खैरी में धौलाधर को काटते हुए ये क्या करती है? जम्मू में प्रवेश करती है। उसके बाद जम्मू के बाद ये पठानकोट में प्रवेश करती है। पठानकोट से लाहौर में जाती है। और बाद में ये भी जो नदी है ये भी सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी बनती है। लाहौर इसके आस पड़ोस में है। लाहौर से जो हमारे लाला लाजपत राय जी है, इन्होंने पढ़ाई की है, और ये कानून की पढ़ाई इन्होंने यहाँ से प्राप्त की है। कानूनी की जो पढ़ाई है, कानूनी जो पढ़ाई है इन्होंने यहाँ से पूरी की। इनकी वकालत की पढ़ाई की इन्होंने, वकालत की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई की है, वकालत की पढ़ाई। और बाद में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने जो प्रैक्टिस की है अपनी, तो प्रैक्टिस भी इन्होंने क्या की है? जो इन्होंने प्रैक्टिस की, प्रयास किया, या जो प्रैक्टिस की है या वकालत की है इन्होंने, वो कहां पर की है? दो जगह, हिसार और साथ में लाहौर। वर्तमान में हिसार जो है ये हरियाणा HR का पार्ट है, और लाहौर जो है अभी पाकिस्तान का पार्ट है।
पहले जो हिसार होता था पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। 1966 तक जो पंजाब और हरियाणा थे वो जो दो स्टेट हुआ करते थे। 1966 में हरियाणा ने हिंदी और हरियाणवी के आधार पर क्या बातचीत कही कि हमें अलग होना है, हमारा कल्चर क्या है, अलग है। 1966 में ये दो जो स्टेट थे वो अस्तित्व में आए और वर्तमान में भी इनकी जो राजधानी है, कंबाइंड राजधानी चंडीगढ़ में देखने को मिलती है। और चंडीगढ़ वर्तमान में एक यूटी है जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, वो देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी। एक चीज और जान लेते हैं, उसके बाद फिर जो बचा हुआ होगा उसको कल करेंगे। तो हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गुरु। आखिर आपने सुना होगा गुरु ब्रह्मा के बारे में पढ़ा होगा कि अगर माँ बाप के बाद कोई आपको राह दिखाता है या अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है तो गुरु है। तो इनके भी गुरु रहे हैं और इनके जीवन में परिवर्तन किया है। तो उनका नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, इनके थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझने का प्रयास करना। इनके गुरु का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रेट पर्सनैलिटी रहे हैं। ये सोशल रिफॉर्मर रहे 19th सेंचुरी के। अगर आपने हिस्ट्री के पन्नों को अच्छे से खगाला है या अच्छे से आपने हिस्ट्री का अध्ययन किया है, और अगर आप अध्ययन नहीं भी किए हैं तो अगर अभी आप सुन रहे हैं तो किस टाइम के ये रिफॉर्मर है। 19th सेंचुरी जो हमारे मतलब देश के अंदर है, उस वक्त हमारे समाज में काफी बुराइयां देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली हिंदू समाज में काफी बुराइयां हैं, जाति प्रथा है, ब्राह्मणवाद है, धर्म कांड काफी मतलब चरम सीमा पर है। इसके अलावा और ढेर सारी जो मतभेद है वो हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं। तो मूर्ति पूजा एक उनमें से एक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जब एज मतलब पर्सन उस वक्त जन्म लेते हैं तो इन बुराइयों को देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। वो हिंदू धर्म में इन बुराइयों को जब देखते हैं तो उसमें बदलाव लाने की ये सोचते हैं, और बदलाव जब लाना पड़ता है तो हमें समाज से लड़ना पड़ता है, हमें परिवार से लड़ना पड़ता है। इन्होंने भी ऐसा किया, बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष में बैठना नहीं पड़ता है और कहीं ना कहीं कई ताने सुनने पड़ते हैं, मानसिक तौर पर आपको प्रताड़ित होना पड़ता है। कि ऐसी ऐसी प्रताड़नाओं का सामना स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया। इनका बचपन का नाम देखिए, बचपन का नाम इनका क्या था? बचपन का नाम इनका मूल शंकर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मूल शंकर। काफी प्यारा सा नाम है, भगवान शंकर को याद करिए। और महादेव, नीलकंठ, त्रिदेव या फिर त्रिपुरारी, ऐसे नामों से जो शंकर को जाना जाता है तो उनके नाम के साथ कंपैरिजन किया जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल शंकर इनका नाम है, बचपन का नाम है। और ये गुरु रहे हैं लाला लाजपत राय के। और लाला लाजपत राय के गुरु होने के साथ साथ ही इन्होंने क्या क्या काम किए थोड़ा सा समझिएगा। अगर इनके कामों की मैं बातचीत करूं तो सबसे पहला काम था इनका आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। आर्य समाज सभी को पता होगा। आर्य समाज जो है इन्होंने बनाया। कब बनाया? 1875 में बनाया। कहां पर बनाया था? तो बॉम्बे फिल्म सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, आरबीआई का हेडक्वार्टर, सबसे जो पुराना या प्राचीन नेचुरल हार्बर, सबसे बड़ा जो नेचुरल हार्बर है ये यही है। नेचुरल की बातचीत कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वर्डों पे। और शेयर मार्केट यहीं पर है हमारे भारत की। तो ऐसी जगह पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना रखी। आर्य समाज के 11 सिद्धांत थे और इन 11 सिद्धांतों में कुछ एक सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूंगा। मूर्ति पूजा का अंत करना, इसके अलावा जाति प्रथा के विरोध में खड़ा होना, और उस वक्त ब्राह्मणवाद जो हमारे समाज में प्रचलित था हिंदू समाज में, उसका खात्मा करना एक इसका उद्देश्य था। तो आर्य समाज की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आर्य समाज आपको अच्छे से देखने को मिलता है। बंबई में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा ये लेखक भी थे मेरे भाई, इन्होंने एक किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। और सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसी किताब है जो हिंदी भाषा में लिखी है। इसका मतलब ये हिंदी भाषा के लेखक हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश नहीं आती थी, इन्होंने हिंदी भाषा को प्रेफरेंस दी। लाला लाजपत राय ने क्या बोलते हैं, लाला लाजपत नहीं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो किताब लिखी वो हिंदी भाषा में थी। तो इसका मतलब लेखक भी थे। और इस सत्यार्थ प्रकाश का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाना। और इसका उद्देश्य क्या था? जो हमारे समाज में बुराइयां थी हिंदू समाज में, उनको उजागर करके लोगों को उसके बारे में अवगत करवाना। ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया? चलिए देखिए आगे क्या काम किया उन्होंने। नेक्स्ट काम था इनका जो काफी इंपॉर्टेंट काम है वो था शुद्धि प्रथा। शुद्धि प्रथा, आखिर शुद्धि प्रथा क्या थी उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। शुद्धि प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिस प्रथा को स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। इसके तहत हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना था, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसको खत्म करना था।
और हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग किसी अन्य धर्म में, यहाँ तक कि ईसाई, यहाँ तक कि मुस्लिम, यहाँ तक कि किसी अन्य धर्म में चले गए थे, उनको वापस लाना था। इसी प्रथा के तहत उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने बातचीत कही थी, ध्यान से सुनना, कि जो वेद है उससे बड़ी एजुकेशन कोई नहीं है, वेदों की ओर लौटो। उस वक्त लोग क्या कर रहे थे, अपने वेदों को छोड़कर जो पाश्चात्य शिक्षा थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन थी, उसको फॉलो कर रहे थे। अपने कल्चर को छोड़कर किसी अन्य कल्चर की तरफ जा रहे थे। स्वामी दयानंद सरस्वती को दुख हुआ कि देखिए, हमारा जो कल्चर एनरिच है, पूरे विश्व में जिसने अपना परचम लहराया है, उस कल्चर की हमारे लोग ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया। और इस नारे में उन्होंने ये बात कही कि देखिए, जो वेदों की ओर लौटो का स्लोगन है, इसका तात्पर्य क्या है कि जो वेद है उसको पढ़िए, वेदों में सब कुछ लिखा है, हर बात का हल लिखा हुआ है। तो ये अच्छे से बात याद रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश क्या है, शुद्धिकर्ता क्या, वेदों की ओर लौटो क्या है, इन बातों को क्या करना है, आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। तो लाला लाजपत राय के ऊपर भी इन जो सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा, और साथ में इन्होंने जो डीएवी जिसको हम कहते हैं, दयानंद एंग्लो इंडियन जो कॉलेज या स्कूल की स्थापना जो है, वो हमारे जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, उनका अच्छा खासा उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। और लाला लाजपत राय भी उनके इस काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो ये था छोटा सा लेक्चर। आई थिंक आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई नया बच्चा आया है तो अच्छे से मेरे साथ जुड़िए, आपको काफी आने वाले समय में फायदा होने वाला है। थोड़ी सी जो बातचीत है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ एक आपके फायदे की ही चीजें हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ऐसे मान के चलो, आपको 150 रुपए में 4 क्लासें मिलती है। आपको 150 में 4 कक्षा। थोड़ा सा सुनिएगा। ये 4 कक्षाएं किस किस की है, जीएस की क्लासें हैं। इसमें आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी। इसके बाद एचपीजी के 150 रुपए। आप बोलेंगे किन किन बच्चों को मिलेगी, तो जो बच्चे बीपीएल से बिलोंग करते हैं, जो दिव्यांगजन है, बीपीएल है, दिव्यांगजन है, जिनके घर से कोई शहीद हुआ है, उनके लिए क्लास है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कि अगर आप आना चाहते तो भी बताया जाएगा कैसे आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो है डेली की जो क्लासेस होती है, मींस हर दिन जो क्लास होती है, और मंथली उसके चार्जेस है। तो इसके लिए जो मंथली महीने जो क्लासेस होती है वो कैसी होती है, तो अगर आप जीएस की क्लास में आप एनरोल होना चाहते हैं 299 रुपए में केवल से। अगर आप एचपीजीके की क्लास लेना चाहते हैं सिर्फ 299 रुपए में। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 299 रुपए में। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ 299 रुपए में। ये मंथली फीस है, क्या है, मंथली फीस है। इसके अलावा अगर आप इससे ज्यादा के लिए आते, जैसे मान लो कि 3 महीने के लिए आगे, या मान लो 6 महीने के लिए आगे, या 1 ईयर के लिए आगे, ऐसे आप मेरे साथ जुड़ते हैं, तो 3 महीने का जो चार्ज रहेंगे 799, और 6 के लिए 1499, 1 ईयर के लिए 2999 रुपए। ये तो हो गया मंथली। अब कोर्स की अगर बातचीत करें तो कोर्स में भी कुछ एक चीजें मैंने लॉन्च करके रखी है अभी। अगर कोई बच्चा आना चाहता है तो आ सकता है कोर्स में, देखना कैसे कोर्स में जो बातचीत करके रखी है। तो कोर्स की कोर्स क्या है, COURSE कोर्स है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो कि पॉलिटी का कोर्स है पूरा का पूरा, उसमें A to Z जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी कॉस्ट रखी है 1499 रुपए। जैसे हिस्ट्री की कॉस्ट रखी है 1499 रुपए। जियोग्राफी की कॉस्ट रखी है 1499 रुपए। इसके अलावा जनरल साइंस की बातचीत करें उसकी भी 1499। एचपी जीके की बातचीत करें उसकी भी 1499 में। और अगर आप हिंदी की बातचीत करें उसकी भी कॉस्ट यही है। अगर आप इंग्लिश की बातचीत करें उसकी भी कॉस्ट यही है। अगर आप मैथ की बातचीत करें उसकी कॉस्ट भी यही है। अगर आप अकाउंट की बातचीत करें तो उसकी भी कॉस्ट इतनी है। और इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट होते हैं आपके, वो सारे के सारे आपको फ्री मिलेंगे जो कोर्स में एनरोल हुए बच्चे हैं। तो ये था छोटा सा इनिशिएटिव। अगर आप
बिगनर हैं और आपको बिल्कुल कुछ भी ABC पता नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको काफी कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि हम आपके साथ क्यों जुड़े और ये कोर्स क्यों लें। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी अवगत करवा दूं, क्यों लेके आप। तो आज तक स्पेसिफिकली हिमाचल के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें 65 से 70% तक जो क्वेश्चन आए हैं वो पढ़ाई में से आए हैं। कई जो पेपर है, कई जो मॉक टेस्ट है, कई जो लेक्चर है मेरे पास अभी पड़े हुए हैं। आप अगर में से कोई अगर देखना चाहते हैं तो मैं दिखा दूंगा। पिछले 2 वर्षों में जितने, मतलब अभी तो 1 साल तो हो गया कि पेपर नहीं हुए, पर उससे पहले कि अगर हम बातचीत करें जो भी पेपर हुए हैं या इस 1 साल में जितने भी पेपर हुए हैं उसकी मैं बातचीत कर रहा हूँ। तो उसमें इतना पढ़ाई में से आया, उस बिहाफ पे मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अगर फिर भी पढ़ाई में से नहीं आया तो आपका जो ये फंड है रिफंडेबल होगा। जितना भी आपको ये बताया जा रहा है आप क्लेम कर सकते हैं और आपको ये सारा का सारा क्या किया जाएगा, वापस किया जाएगा। तो आगे जो बातचीत है, कि आखिर अगर बच्चा एनरोल होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा या क्लासें कैसे रहेगी। तो क्लासें आपको लाइव और रिकॉर्डर मोड पे दोनों मोड में देखने को मिलती है। रिकॉर्डर और लाइव, जो लाइव आ सकता है वो उस वक्त लाइव होगी, नहीं तो बाद में रिकॉर्डर फॉर्मेट में देख सकता है। एक बात ये होगी। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नोट्स कैसे रहेंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप कैसे एनरोल करें, कि आप कैसे ज्वाइन करें। तो आपको इस नंबर पर फोन करना है 9625392020, इस पे फोन करना है। और फोन करने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे आपको बता दिया जाएगा। फिर जो आप 1-2 दिन देख सकते हैं या डेमो क्लासेस, कई ढेर सारी डेमो क्लासेस पड़ी हुई है, उसके माध्यम से आप विश्वास करके आ सकते हैं। लगभग मैं 700 से प्लस वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पिछले 2 सालों से लगातार इस पे काम कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन। इसके अलावा 2016 से जो है ऑफलाइन काम कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं छोटा बहुत मोटा अनुभव हो गया है, तो आप विश्वास कर सकते हैं, आ सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात क्या है, और कोई अमाउंट बड़ा नहीं है कि ह्यूज अमाउंट है। अगर आप बातचीत करेंगे तो अमाउंट की दृष्टि से ये काफी मिनिमम अमाउंट है जो आप देख रहे हैं। तो कॉल करने के बाद जो पेमेंट का मोड रहता है, पेमेंट का मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहता है। आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और आप पेमेंट करते हैं तो आपको क्लासों में क्या किया जाता है, 299 रुपये मान लो आपने कोर्स ले लिया, तो आपको क्लास में क्या किया जाता है, एनरोलमेंट मिल जाती है और आप उस वक्त से क्लासें देखना शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पहले का कोर्स लेना चाहता है, जो बना हुआ कोर्स है, क्योंकि ये जो पेड क्लासेस का सिलसिला है मैंने अक्टूबर से शुरू किया है, अक्टूबर या सितंबर से शुरू किया है। तो सारी की सारी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मेरे पास पड़ी हुई है। अगर कोई बच्चा जो पीछे वाला लेक्चर भी लेना चाहता है तो उसको वो भी मिल जाएंगे और इसी रेट पर मिलेंगे जो आपको बताया हुआ है। तो ये था छोटा सा लेक्चर। आई थिंक आप बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा किस तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाती है, किस तरीके से टॉपिक को घेरा जाता है, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जो भी बच्चे अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, अगर नहीं भी आना चाहते हैं तो तब भी बताइएगा। कोई अगर बड़ा ही, इससे भी बड़ा मीन्स क्या बोलते हैं, ऐसे मान के चलो कि वो इसको एफर्ट नहीं कर सकता है तो भी फोन कीजिएगा। तब भी आप कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे भी एनरोलमेंट देके रखी है, तो उनको मान लो कि अगर जहाँ 25-30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 1-2 बच्चा अगर जो बिल्कुल सच में एफर्ट नहीं कर सकता है तो वो पढ़ सकता है। पर हाँ, उसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन तो देनी पड़ेगी कि आप बोलने के लिए एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर पता चला कि बाद में अच्छे खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी इस मंच के माध्यम से। तो धन्यवाद, जय हिंद। अच्छे से अपना ध्यान रखो और साथ में कंटिन्यूटी में तैयारी करते रहिए। और स्पेसिफिकली मैं हिमाचल के पेपरों की बातचीत कर रहा हूँ। हिमाचल को सीधा टारगेट किया हुआ है। जितने भी हिमाचल के पेपर हैं A to Z मीन PN से लेकर टॉप लेवल के जितने भी पेपर होंगे, चाहे क्लास 1 के हैं, चाहे क्लास 2 के हैं, चाहे क्लास 3, चाहे क्लास 4, कोई भी पेपर होगा तो आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। कोई भी पेपर जहाँ जीके आता है, जहाँ लैंग्वेज आती है, उसको फोकस कर रहा हूँ। यहाँ तक कि अकाउंट भी आता है, अकाउंट का जो भी सिलसिला है, मैथ का जो जहाँ पर आपको मैथ भी देखने को मिलता है, तो सारी चीज़ें क्या करवाई जाएगी इस मंच के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। धन्यवाद जी।